हेलो फ्यूचर नेट JRF अचीवर्स, मैं हूँ डॉक्टर मोहिनी वालिया एंड वेलकम बैक टू आवर 40 डेज फाउंडेशन मैराथन सीरीज बेस्ड ऑन UGC नेट कॉमर्स 2026। और आज की क्लास आपकी प्रिपरेशन जर्नी का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टेप लेने वाली है, जो कि है हमारी पेपर 2 कॉमर्स की डे 3 क्लास। स्टूडेंट्स, सक्सेस एक दिन में कभी नहीं आती, इस बात को तो आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। लेकिन अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्टडीज को करते रहते हैं तो एक दिन आपको ये कंसिस्टेंसी आपकी सक्सेस तक ज़रूर पहुंचा देती है। और जो स्टूडेंट्स लगातार डे 1 से हमारी इस मैराथन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, बिलीव मी, आप अपने कॉम्पिटिटर्स से ऑलरेडी आगे निकल रहे हैं। आज के इस सेशन में हम आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एक्सपेक्टेड MCQs और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को क्लियर करने वाले हैं। हमारा फोकस सिर्फ थियरी को पढ़ना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है वो सीखना है। क्योंकि UGC नेट में सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो स्मार्ट पैटर्न के साथ अपनी प्रेपरेशन को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा और हर क्वेश्चन के पीछे जो आपका लॉजिक है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वही लॉजिक एग्जाम हॉल में आपका आंसर करेक्ट करवाएगा। और याद रखिएगा, हर दिन की मेहनत, हर क्लास की कंसिस्टेंसी और हर एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट आपको आपके ड्रीम रिजल्ट के और ज़्यादा करीब लेकर जाएगा। So students, let's begin our today's powerful session with our first question, that is, which of the following are possible negative impact of FDI on domestic firm in host countries? यहाँ पर बोला गया है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव इफेक्ट आपको बताना है कि जो FDI है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हमारी डोमेस्टिक फर्म में हो रही है, उसका होस्ट कंट्री पर क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि FDI होता क्या है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है। जब भी स्टूडेंट्स कोई भी हमारी फॉरेन कंपनी, कोई भी यहां पर हम बात कर लेते हैं, एक सपोज कीजिए अमेरिकन कंपनी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी है जो कि हमारी कंपनी इंडिया में आकर कोई भी अपना प्लांट सेटअप कर रही है। ठीक है, तो ये कंपनी हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक फॉरेन कंपनी हो गई है और वो हमारे डोमेस्टिक कंपनी में, डोमेस्टिक फर्म में यहाँ पर आकर डोमेस्टिक फर्म अपनी रन कर रही है। तो उसका हमें ये बताना है कि इस डोमेस्टिक फर्म पे, इस डोमेस्टिक कंट्री पे, इस होस्ट कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, वो हमारी मार्केट मोनोपोली को कैप्चर करेगा। बिल्कुल, एक बात बताइए, अगर ये अपना प्रोडक्ट यहाँ पर लाकर देंगे हमें, हमारी जो कंपनी, हमारी जो आसपास की पॉपुलेशन होगी वो क्या करेगी, अब हमारी कंट्री के प्रोडक्ट को ना खरीद के दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट को खरीदेगी। ठीक है, तो क्या होगा, हम उनकी, वो हमारी कंट्री में आके क्या करेंगे, अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे, अपने हमारी मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या होगा, हमारी कंट्री उनकी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाएगी। इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि अब हमारे जो देश में बन रहे हैं प्रोडक्ट, उनको अपनाइए, उनको यूज कीजिए, स्वदेशी अपनाइए, विदेशी भगाइए। ठीक है, आपने सुना भी होगा ये वाला चीज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा ग्रो करना होगा। यहाँ पर अगर FDI हमारे यहाँ पर आ रहा है तो उससे क्या होगा, हम उनकी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कंपटीशन। स्टूडेंट, कंपटीशन तो इंक्रीज होगा, लेकिन इसको अधिकतर नेगेटिव वे में बहुत कम लेके जाया जाता है। इसको एज अ कॉम्पिटिटिव, इसको एज अ पॉजिटिव लिया जाता है जब भी कंपटीशन की बात होती है। तो ये यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रॉफिट आउटफ्लो, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आके पैसा कमाएगी तो वो पैसा तो हमारे देश से बाहर जा रहा है ना, यानी कि प्रॉफिट आउटफ्लो हो रहा है, और ये भी हमारा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हो जाएंगे 1, 2 and 4, दैट इज C विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट
in different market until the marginal revenue of last unit sold equal the marginal cost of the product sold in each market. ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है स्टूडेंट कि आपके सेम जो आपका प्रोडक्ट है उसको डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट मार्केट में अगर बेचा जा रहा है तो ये आपकी किस कैटेगरी का पार्ट हो रहा है. ठीक है, इसको किसके आप इक्वल करेंगे, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे. तो स्टूडेंट ये जो आपका होता है ये आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है. इसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. और जो स्टूडेंट हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ये 3 डिग्रीज में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट डिग्री की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिग्री में हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं टू ईच इंडिविजुअल. ठीक है, यानी कि डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट पर्सन. ठीक है, जैसे यहां पर बात करें एक डॉक्टर की, तो डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर जो रिच पीपल हैं उनसे तो हाई प्राइस चार्ज कर रहा है. ठीक है, उनके घर विजिटिंग चार्जेस वगैरह मतलब एडिशनल कर करके क्या कर रहा है, उनसे तो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है. जैसे सपोज करें रिच से वो 1 विजिट के चार्ज कर रहे हैं 1000, जो मिडिल है उनसे वो ले रहे हैं ₹500 और पुअर पीपल को वो क्या कर रहे हैं ₹50 में ट्रीट कर रहे हैं. तो ये क्या है, ये वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं टू द डिफरेंट पर्सन. ठीक है, तो ये जो हमारा होता है ये फर्स्ट डिग्री का डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है. इट इज द डिस्क्रिमिनेशन अंडर फर्स्ट डिग्री. ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारा सेकंड डिग्री. सेकंड डिग्री जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ वो होता है हमारा प्राइस चार्जेस अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी परचेज्ड. तो यहाँ पर हो गया प्राइस चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी परचेज्ड. जैसे अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं, किसी भी शॉप पर हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं, हमने एक सूट खरीदा, 1 सूट का हमने वहाँ पर चार्ज किया 1000. ठीक है, अगर हम वहाँ पर 5 सूट खरीद रहे हैं तो हमें वहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि एक ही प्रोडक्ट हमें तकरीबन कितने का मिलेगा, 900 का मिल गया. और वहीं अगर हमने उसका पूरा का पूरा बंडल परचेज कर लिया, यानी कि अगर हमने वहाँ पे 12 क्वांटिटीज़ परचेज की तो वो हमें पड़ा 700 का. तो इसका मतलब क्या है कि जितनी हम बल्क में अमाउंट क्वांटिटी उठा रहे हैं, अपनी जितनी बल्क में हम क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं, हमारा प्राइस उतना ही ज़्यादा डाउन होता जा रहा है. यानी कि प्राइस चार्ज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी परचेज. तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा प्राइस होता है वो डिपेंड करता है कि हम कितनी क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. थर्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है इन डिफरेंट मार्केट फॉर द सेम प्रोडक्ट. अब जैसे यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, अगर कोई प्रोडक्ट गांव में बिक रहा है, ठीक है, तो वो वहीं पे थोड़ा सा कम रेट पर बिकेगा. वही अगर किसी टाउन में बिक रहा है तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो जाएगा. वही प्रोडक्ट अगर हम शहर में बेचेंगे तो थोड़ा सा उसके प्राइस और इंक्रीज़ हो जाएंगे. और वही अगर हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी या बैंगलोर जैसी सिटी में बेचा जाए तो वहाँ क्या होगा, वहाँ उसके प्राइस सबसे ज़्यादा होंगे. तो इसका मतलब क्या है कि हम एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस के साथ चार्ज करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो स्टूडेंट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम क्या, डिफरेंट प्राइस है फॉर द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुआ, सेकंड डिग्री भी नहीं हुआ, थर्ड डिग्री हो गया है. इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस में हम क्या करते हैं, हमारा MR इज इक्वल्स होता है प्राइस के, तो ये भी नहीं होगा. उसके बाद बात करें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, बिल्कुल ये हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 and 5, दैट इज C विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द आर्बिट्री प्राइसिंग थियोरी. यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम आर्बिट्री प्राइसिंग थियोरी में हम ये देखते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने के लिए हम उसके प्रॉपर फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं. तो हम एक बात बताइए, जब भी हम किसी प्रोडक्ट के
प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वो वाले फैक्टर्स देखेंगे जो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन 3 आ रहा है। तो ऑप्शन 3 आपका सी और डी में, यानी कि ए और बी तो आपका कट हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम हमारे रिस्क प्रीमियम फैक्टर्स को देखेंगे, यानी कि जिनसे हमें सबसे ज़्यादा रिस्क होगा। फैक्टर्स हमने सारे देख लिए। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास रिस्क टेकन वाले कौन से फैक्टर्स हैं, तो उनको लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला ऑप्शन भी आपका कट हो गया, यानी कि सी। और लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम देखते हैं हमारे जो फैक्टर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक फैक्टर्स होते हैं, उनको हम बिल्कुल ही ज़्यादा कहते हैं कि बिल्कुल ध्यान से उनको स्टडी करते हुए एंड तक अपने प्रोडक्ट के प्राइस को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑडिट की। तो कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट होता है स्टूडेंट जब भी हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को, हम अपने प्रोडक्ट, अब आपको पता होगा कि जब भी किसी प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को डिसाइड किया जाता है तो वहां पे क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो जो हमारा कॉस्ट होता है यहाँ पर उसके ऊपर ऑडिट की जाती है कि जो आपने कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं, जो आपने एक्चुअली कॉस्ट लगाई है वो कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लगा दिया, इनएप्रोप्रिएट रेशो में तो नहीं लगा दिया, आपने लगाई अगर 70 है, अगर आपने दिखा दी 80 है, तो ऐसा तो नहीं किया है। आपने जो अपना रॉ मटेरियल परचेज किया है वो वेस्टेज ऑफ मनी में तो नहीं कर दिया, या सॉरी आपने ज़्यादा महंगा तो नहीं खरीद लिया, या फिर आपने जो अपने रॉ मटेरियल खरीदा है उसको वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हम अपनी कॉस्ट ऑडिट में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं जो हमारा रॉ मटेरियल होता है। तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि जो आपके गुड्स इनवर्ड प्रोसीजर है, यानी कि जो आपका गुड्स लाया जा रहा है उसका प्रोसीजर, यानी कि कॉस्ट ऑडिट में ये चीज़ आपकी इंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस। नहीं, यहाँ पर हम हमारी स्टैंडर्ड वेरिएंस कॉस्ट को नहीं लेते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ओवरहेड। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट आपकी कॉस्ट ऑडिटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट का पार्ट नहीं है। उसके बाद किया जाता है अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप वेस्टेज मटेरियल ट्रांसफर। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको बताया है कि जो आपने कॉस्ट यहाँ पर जो आपने रॉ मटेरियल लगाया है उसको आप ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हो या वेस्टेज तो नहीं कर रहे हो, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेट ऑफ अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन। तो ओवर एब्सॉर्प्शन और अंडर एब्सॉर्प्शन यहाँ पर आपका स्टडी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया ऑप्शन 1 and 4, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व। स्टूडेंट जैसे आप जानते हैं कि इनडिफरेंस कर्व क्या होता है आपका, इट्स आईसी। आईसी क्या होता है, आईसी आपका एक ऑर्डिनल मेजरमेंट अप्रोच होती है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप अपनी यूटिलिटी यानी कि अपने सेटिस्फैक्शन को रैंक करते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। जो भी आपकी प्रेफरेंस होती है उसके बिहाफ पे आप अपनी क्वांटिटी को, अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को रैंक कर देते हैं। ठीक है, रैंक कैसे किया जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे आप अपनी रेफरेंसेस को रैंक करते हैं। और सेकंड आप यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर आप अपने ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप ऑफ 2 प्रोडक्ट। ठीक है, और इन दोनों प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, इनके आप पॉसिबल बंडल्स क्रिएट करते हैं। और जब आप इन बंडल्स को ग्राफ पर शो करते हैं तो वो हमारा कुछ ऐसा शो होता है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। तो अब उन्होंने पूछा है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो किस कारण से होता है, यानी कि वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है, उसकी डिक्लाइनिंग स्लोप होने के रीजन क्या है। तो पहला है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं, एक्चुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है, इट्स डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन द कमोडिटीज। बिल्कुल सही, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की बात की जा रही है 2 कमोडिटीज के बीच में। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका एक कमोडिटी के ऊपर भी हो सकता है, तो ये आपका नहीं आएगा।
आपका आएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन द कमोडिटीज, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोडक्ट हो रहे हैं तो दो कमोडिटीज के बीच में जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन चल रहा है उस पर ये बेस्ड होता है। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। नहीं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात नहीं की जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट की डिमांड को देख रहे हैं, प्रोडक्ट के सेटिस्फैक्शन लेवल को देख रहे हैं, यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को स्टडी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज। बिल्कुल स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ऑर्डिनल मेजरमेंट अप्रोच होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। नहीं, यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को स्टडी नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम कहाँ पर देखते हैं, जो हमारा इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नहीं लेते हैं हम, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 and 4 दैट इज बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको बताया है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 डिग्रीज होती हैं जहां पर हम अपने प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन अदर बेसिस। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने की हमारी क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो सबसे पहला है हमारा फर्म्स मस्ट हैव सम मोनोपोली पावर। बिल्कुल सही बात है। एक बात बताइए, अगर मेरे पास कोई मोनोपोली पावर ही नहीं है, तो मेरे पास पैसे को डिसाइड करने की पावर ही नहीं है, तो फिर मैं किसी के ऊपर मतलब किसी से कम चार्ज कर रही हूँ, किसी से ज़्यादा चार्ज कर रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे पास अथॉरिटी ही नहीं है, मोनोपोली पावर ही नहीं है, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, मोनोपोली पावर होनी चाहिए। उसके बाद आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट मस्ट डिफर। बिल्कुल सही बात है। एक बात बताइए, अगर एक प्रोडक्ट को आप सभी मार्केट में देख रहे हैं, सब में एक ही उसकी डिमांड है, तो आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर कैसे सकते हैं। अब जैसे लेस का चिप्स का पैकेट है, ठीक है, अगर आप उसको यहाँ पर खरीद रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह पर अपने किसी शहर में खरीद रहे हैं, तो भी आपका वो 20 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। बड़े वाले पैकेट की बात करें 20 रुपये का पड़ेगा। वही अगर आप गांव में खरीद रहे हैं, वहाँ पे भी वो 20 रुपये का ही पड़ेगा। अगर किसी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में खरीदें, वहाँ पर भी 20 रुपये का ही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका हर मार्केट में सेम है, यानी कि उसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफर नहीं कर रहा है। अगर डिफर ही नहीं कर रहा है तो आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर कैसे सकते हैं। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंट मार्केट में उसके प्राइस डिफर करने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है मार्केट मस्ट बी सेपरेबल और एबल टू बी सेगमेंटेड। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपका मार्केट जो है वो सेगमेंटेड होना चाहिए। आप अपने मार्केट को किसी ना किसी बिहाफ पे उसको बांटनी चाहिए, चाहे वो एज के बिहाफ पे हो, चाहे वो आपका इनकम के बिहाफ पे हो, चाहे वो आपका क्या कह देते हैं आपके क्वांटिटी की बिहाफ पर हो कि आपको कहीं पे सस्ता मिल रहा है, कहीं पे महंगा मिल रहा है, या फिर कोई आपको होलसेल मार्केट में दे रहा है, कोई आपको रिटेल मार्केट में दे रहा है। अगर स्टूडेंट अब यहीं पे बात करते हैं, अगर हम कहें कि हमारे घर में शादी है, ठीक है, अब शादी है तो भाई शादी का लहंगा भी लेना होगा। कोई जिसके पास टाइम नहीं है वो अपने घर के पास से ले लेगा। वहीं वो वेडिंग लहंगा जो उसको 1 लाख रुपए का मिल रहा है, ठीक है, अपने घर के पास, अगर वही वो दिल्ली चांदनी चौक की मार्केट में जाके खरीदे तो उसको क्या थोड़ा बहुत सस्ता नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सस्ता पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम अपनी मार्केट को सेपरेट कर रहे हैं, सेगमेंटेड कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपका जब तक आप अपनी मार्केट को सेगमेंट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। बिल्कुल नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फर्म मार्केट में आपकी फर्म आ रही है, जा रही है, दैट डजंट मेक एनी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब मोनोपोली आ रही है तो हम इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1, 2 and 3 दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर रैशनैलिटी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर रैशनैलिटी क्या होती है। तो कंज्यूमर, अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें स्टूडेंट, तो कंज्यूमर रैशनैलिटी का मतलब होता है जब कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने के लिए लॉजिकली अपना कोई डिसीजन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि रैशनैलिटी, अगर कंज्यूमर रैशनैलिटी हो रही है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन उसका किन अजम्पशंस पर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, सबसे पहले नॉन सैटिएशन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आना चाहिए। अब नॉन सैटिएशन क्या होता है, अब स्टूडेंट आपने देखा होगा जब हम
टीयू की बनाते हैं, एमयू और टीयू बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ये आपका टीयू बना और इसी के ऊपर बेस्ड ये आपका एमयू होता है और ये कुछ इस तरीके से जा रहा होता है, ये आपका एमयू है। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या है, यहां पर आकर मुझे संतुष्टि मिल गई, ठीक है। तो नॉन सैचुरेशन का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर आपको, मतलब अगर हम कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि कस्टमर अपनी रैशनैलिटी कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को इंक्रीज करना चाहता है, यानी कि उसको संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए। अगर संतुष्टि मिल गई, सैचुरेशन पॉइंट अगर उसने अचीव कर लिया, क्या वो उसके बाद कोई और अपना रैशनल डिसीजन लेना चाहेगा, कोई अपना कलेक्टिव मेजरमेंट करेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो मेरे सामने चाहे 56 भोग भी रखे हैं, क्या मुझे खाने की ज़रूरत होगी, क्या मेरा मन करेगा खाने का, बिल्कुल भी नहीं करेगा। कहते हैं ना जब भूख मर जाती है, यानी कि जब पेट भरा हुआ हो तो ज़्यादा खाने की भूख भी नहीं होती, इच्छा भी नहीं होती उसको देखने की, लेकिन जब भूख लग रही होती है तो सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कस्टमर अपनी रैशनैलिटी के बिहाफ पे कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन करना चाह रहा है, यानी कि कोई भी डिसीजन लेना चाह रहा है, तो उसको सबसे पहले तो नॉन सैचुरेशन पॉइंट होना चाहिए, यानी कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन उसके लाइफ में नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंसेस, उसको क्लियरली पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी इच्छा क्या है। बिल्कुल सही बात है, प्रेफरेंस उसके लिए क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका गुड या सर्विस कैसा है, कैसे किस रेशो में सेगमेंट है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव। बिल्कुल सही बात है, आपका प्रोडक्ट आपको कब सेटिस्फाइड करेगा, जब वो आपकी इनकम लेवल के अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, आपका खाने का मन है, आप लेने में भी इच्छुक हैं, लेकिन अगर वो आपके बजट से बाहर है तो क्या आप उसको ले लेंगे, नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक सेल्फिश जो मेरा मोटिव है वो भी अटेन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका पोसेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी भी तरीके की एब्सेंस ऑफ नॉलेज है, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्या आप अपना रैशनल डिसीजन ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 4 and 5, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज एनपीवी एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड यील्ड कॉन्फ्लिक्टिंग आउटकम ड्यू टू। जो आपका एनपीवी और आईआरआर, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड होते हैं, वो आपका किन किन में ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, यानी कि किन किन में आपका वो मेथड यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला आता है आपका अनकन्वेंशनल कैश फ्लो। तो स्टूडेंट जब भी हम बात करते हैं अनकन्वेंशनल कैश फ्लो में, नॉर्मली मल्टीप्लायर जो होते हैं हमारे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें हमारी क्या होती है, रैंकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा अनकन्वेंशनल कैश फ्लो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट साइज डिस्पैरिटी में हम दोनों मेथड को देखते हैं, एनपीवी भी लेते हैं और आईआरआर मेथड भी लेते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट लाइफ डिस्पैरिटी। इसमें भी दोनों ही मेथड को लिया जाता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो की जा रही है वो कितने ड्यूरेशन के लिए चलेगी, कितने टाइम में आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो वापस आएगा। उसके बाद आता है कैश फ्लो पैटर्न डिस्पैरिटी। बिल्कुल ये भी लिया जाता है कि हमारा कैश आउटफ्लो कितना होगा और कैश इनफ्लो कितना होगा, तो दोनों पैटर्न को देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन अनकन्वेंशनल कैश फ्लो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है, दैट इज ऑप्शन 2, 3 and 4, दैट इज डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द पेबैक पीरियड मेथड इज एडवाइज्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पेबैक पीरियड मेथड, जैसे नाम से ही डिफाइन हो रहा है, पेबैक पीरियड मेथड क्या हो गया, ये हमें ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट हमारा कितने ड्यूरेशन में आपके पास पेबैक हो जाएगा। यानी कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज कीजिए मैंने 5 लाख रुपए अगर किसी प्रोजेक्ट में लगाए हैं, तो वो 5 लाख रुपए मेरे कितने टाइम में मेरे पास वापस आ जाएंगे, यानी कि पेबैक कितने टाइम में हो जाएगा। तो सबसे पहला जो होता है आपका ओवरलेज्ड बिजनेस। ओवरलेज्ड जो बिजनेस होता है आपका, ये पहले से ज़्यादा डेप्ट आपका जो होता है ये उसको ज़्यादा बताता है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, ओवरलेज्ड बिजनेस में
जो पहले से आपके पास जो डेप्ट होता है उसको बताता है। इसलिए इस प्रोजेक्ट में हम क्या चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी हमारे पास वापस आ जाए, यानी कि ओवरलेस्ड बिजनेस में हम अपने पेबैक पीरियड मेथड को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैश रिच बिजनेसेस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा पेबैक पीरियड मेथड नहीं चलता है, क्योंकि नाम से क्लियर है कि कैश रिच बिजनेस चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो आपके जिसमें आपका पैसा ऑलरेडी आपका कवर्ड ही है, यानी कि सिक्योर्ड वो होता है, तो यहाँ पर हम पेबैक मेथड को नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस। अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस कौन सी होती है स्टूडेंट, जब आपकी मार्केट अनसर्टेन हो, तब कंपनीज क्या सोचती है कि मेरा पैसा बस जल्दी से जल्दी किसी भी प्रोजेक्ट में जिसमें मैं लगाऊं वहां पे वो जल्दी जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि फ्यूचर तो मेरा रिस्की है, फ्यूचर तो मेरा अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या होने वाला है कुछ नहीं कोई बता सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अनसर्टेन मार्केट कंडीशन में भी हम क्या सोचते हैं कि जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो एज सुन एज पॉसिबल मेरे पास एज अ रिटर्न आ जाए। नेक्स्ट आता है स्टेबल मार्केट कंडीशन। स्टेबल मार्केट कंडीशन नाम से ही क्लियर है कि मार्केट ही बिल्कुल स्टेबल है, यानी कि हमें पता है कि फ्यूचर हमारा सेफ है। तो जब हमारा फ्यूचर सेफ है तो हम यहाँ पर अपने पेबैक पीरियड मेथड पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 and 3 दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ। यहाँ पर हम बात करें तो स्टूडेंट जो रिग्रेशन आपका कोफिशिएंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है स्केल पर, ओरिजिन पे वो डिपेंड नहीं करता है, तो वो उससे क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजिशनल एवरेजेस। स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका पोजिशनल एवरेजेस होते हैं वो आपके पोजीशन को बताते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन की बात बताएं तो ये तो आपका सिंपल एवरेज कैलकुलेट करता है। मीडियन में हम क्या करते हैं, मीडियन में हम किसी की मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू में मतलब क्या होगा, हम उसकी पोजीशन देख रहे हैं कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है, मिड में क्या लाई कर रहा है, तो मीडियन आपका क्या हो जाएगा, पोजिशनल हो जाएगा। मोड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपकी पोजिशनल कहलाता है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी आपकी पोजिशनल वैल्यूज को नहीं दिखाता है, ये भी आपके एवरेजेस पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दैट इज 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो आपका कोफिशिएंट कोरिलेशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज क्या नहीं होती हैं, नॉट करेक्ट अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो आपकी कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज कौन सी नहीं होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए जो आपका कोफिशिएंट कोरिलेशन होता है वो ना तो आपका स्केलिंग पर डिपेंड होता है ना ही आपका ओरिजिन पर डिपेंड होता है, यानी कि वो डिपेंड्स ऑन ओरिजिन नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन स्केल नहीं होता है, तो डिपेंड्स ऑन बोथ भी नहीं होता है। इनफैक्ट वो इंडिपेंडेंट होता है आपका ओरिजिन से और इंडिपेंडेंट होता है आपका यूनिट ऑफ स्केल से। तो यहाँ पे आपका नॉट करेक्ट की बात की गई है, तो ऑप्शन 1, 2 and 3 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय अ पर्सन व्हेन ही गेट्स एंग्री हैज इट्स चाइल्ड और स्पाउस बिकॉज ही हैड अ बैड डे एट वर्क। यहाँ पे अगर स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है वो किस बारे में बता रहा है। इसमें बताया कि एक मैन है जो अपने ड्यूटी से अपने वर्क से वापस घर आता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो अपना गुस्सा अपनी वाइफ और अपने बच्चे पर निकालता है। किस कारणवश, क्योंकि उसका दिन बेकार गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म देख रहे हैं जहाँ पर उन व्यक्ति के ऊपर गुस्सा निकाला जा रहा है जो कि उस गलती का कारण है ही नहीं, उस प्रॉब्लम उस सिचुएशन का कारण है ही नहीं। यानी कि जो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, जब कोई एक व्यक्ति अपना गुस्सा किसी और कारण की वजह से किसी और पर्सन पर निकाल रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक अपना गुस्सा जो है वो ऐसे व्यक्ति पर निकाल रहा है जो उस गलती का कारण है ही नहीं,
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ देम एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन एनकल्ट्रेशन एंड एक्कल्ट्रेशन एज पार्ट ऑफ क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग। एनकल्ट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। एनकल्ट्रेशन हमारी एक ऐसी स्टडी होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर हम अपने कल्चर को स्टडी करते हैं, और एक्कल्ट्रेशन हमारा वो होता है जहाँ पर हम दूसरे की यानी कि होस्ट कल्चर की कंट्री को स्टडी करते हैं। अब जैसे सपोज करिए मैं बात करती हूँ यहाँ पर, मैं इस वक्त इंडिया से हूँ, ठीक है, और इंडिया का व्यक्ति अब कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है, या ब्रिटेन की बात रहने दीजिए, अमेरिका की बात करते हैं। ठीक है, अब इंडिया का व्यक्ति क्या है, अगर इंडिया का व्यक्ति अपने कल्चर को स्टडी कर रहा है तो वो कहलाएगा हमारा एनकल्ट्रेशन। और यहीं पे अगर मैं इंडिया का व्यक्ति अमेरिका में जाके अमेरिका की कल्चर को स्टडी कर रहा है तो वो क्या कराएगा, वो हमारा एक्कल्ट्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या कहता है, एनकल्ट्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडॉप्टिंग होस्ट कल्चर नॉर्म्स। नहीं, ये तो गलत हो गया। एंड एक्कल्ट्रेशन इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग आवर ओन नेटिव कल्चर। नहीं, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट बता दिए हैं। एनकल्ट्रेशन में एक्कल्ट्रेशन की डेफिनेशन दे दी और एक्कल्ट्रेशन में एनकल्ट्रेशन की डेफिनेशन दे दी है, तो ये आपका फर्स्ट वाला गलत हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका, एनकल्ट्रेशन इज एन एंथ्रोपोलॉजी टर्म यूज्ड फॉर सोशलाइजेशन लाइक एक्कल्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी एंथ्रोपोलॉजी होती है जिसमें हम अपने एक्कल्ट्रेशन के हिसाब से दूसरे कल्चर को अपने कल्चर के बिहाफ पे हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बोथ टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ही आपके दोनों ही प्रोसेस आपके ये क्या कहलाता है, ये आपके सोशल एक्टिविटीज दिखाता है। अगर आप किसी से सोशली एक्टिव होंगे, सोशली मीटिंग करेंगे, तो ही आप अपने किसी भी कल्चर को सही तरीके से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, एनकल्ट्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आवर ओन कल्चर एंड एनकल्ट्रेशन इज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग होस्ट कल्चर नॉर्म्स। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2, 3 एंड 4 दैट इज सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर आपको इन केस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो या तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा या आपका ऑप्शन 4 ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, दोनों एक दूसरे की बिल्कुल रिवर्स हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका, अच्छा यहाँ पर दोनों ही दिया है, 1, 2, 3 भी दिया है और 2, 3, 4 भी दिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन करने वाली बात है स्टूडेंट, तो इसको आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे क्लियर ही होना चाहिए डेफिनेशन को। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गॉट मर्ज्ड विद देयर सब्सिडरीज। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, उन्होंने क्या बोला है कि मर्ज तो कहा है, लेकिन मर्ज कहा है कि अपनी ही सब्सिडरी में वो हुए हैं। तो वो कौन है, ICICI और IDBI, क्योंकि यही दोनों बैंक ऐसे हैं जो अपनी ही सब्सिडरीज में मर्ज हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन 3 एंड 4 दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMPS। IMPS का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि आप फटाफट तुरंत एक जगह बैठकर आप अपनी पेमेंट को फटाफट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में। अब तो बहुत सारे आपके मल्टीपल अकाउंट्स आ चुके हैं, फ़ोन पे, आपका गूगल पे आ चुका है, आपका पेटीएम आ चुका है, आपका भीम ऐप आ चुके हैं, आपके इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपके IMPS को प्रमोट कर रहे हैं, जो आपकी इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम को, इमीडिएट पेमेंट सर्विस को जो प्रमोट कर रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप अपनी तुरंत एक जगह बैठे बैठे आप अपनी सर्विस को कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये क्यों किए गए हैं, IMPS का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, सबसे पहला है टू इनेबल बैंक कस्टमर्स टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स एज अ चैनल फॉर एसेसिंग देयर बैंक अकाउंट एंड रिमिट फंड्स 24/7। बिल्कुल सही बात है, आप 24/7 अपने मोबाइल के जरिए किसी भी बैंक अकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में आप अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सेकंड आता है, मेकिंग पेमेंट सिंपलियर जस्ट विद द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी। बिल्कुल सही बात है, किसी भी बेनिफिशियरी, यानी कि बेनिफिशियरी कौन होता है स्टूडेंट, जिसके अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना है,
किसी भी व्यक्ति के जिसके अकाउंट में आपको फंड ट्रांसफर करना है उसके मोबाइल नंबर से सिंपली आप अपने पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर अ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर हम एक कंप्लीट मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज को फुल रेंज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है टू क्रिएट कंपटीशन विद एनईएफटी एंड आरटीजीएस। नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा कंपटीशन का किसी की भावना नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो गया ऑप्शन 1, 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एनबीएफसीज इन इंडिया। एनबीएफसीज जो होते हैं स्टूडेंट्स आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो आपकी होती हैं उनके स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आपकी बिल्कुल सही है। सबसे पहले है आपका ऑल एनबीएफसीज शुड बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। बिल्कुल सही बात है, एनबीएफसीज जितनी भी आपकी उन सभी को आरबीआई के साथ रजिस्टर होना जरूरी है। एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। बिल्कुल सही बात है, एनबीएफसी जो होता है वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो बैंकिंग का सबसे पहला बैंकिंग जो होता है, बैंकिंग का सबसे पहला क्या होता है कि वो डिमांड आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और साथ साथ लोन को ग्रांट करता है। जब ये नॉन बैंकिंग है तो उसका मतलब है कि ये वाला काम तो ये करेगा ही नहीं। एनबीएफसीज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है, ये हमारी पब्लिक डीलिंग नहीं करता है। नेक्स्ट आता है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटरीज ऑफ एनबीएफसीज। बिल्कुल सही बात है, जो हमारी डिमांड डिपॉजिट होती है यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होता है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दैट इज 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके कस्टमर वैल्यू की कि अगर कोई भी कंपनी है तो वो अपने कस्टमर की नज़रों में अपनी वैल्यू कैसे बना सकती है। ठीक है, कस्टमर वैल्यू बनाने के लिए कौन कौन सी टर्म्स आपकी ऐसी हैं जो कि हेल्पफुल होती है, इनकी सही है। सबसे पहले अ कंपनी कैन गो अलोन इन क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू। नहीं, एक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो अपने आप किसी भी कंपनी की क्या देते हैं आपकी कोई भी कंपनी अपने आप किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी अपनी कस्टमर वैल्यू नहीं अकेली बना सकती है, क्योंकि कस्टमर वैल्यू एक अकेली कंपनी ही नहीं बल्कि उसके सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉयज़ सब उसमें अपना इक्वली प्रोपोर्शन वैल्यू करते हैं। सब अपने अपने लेवल पर अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। तो अगर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी अकेले मिलकर अपनी कस्टमर वैल्यू बना रही है, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आता है कंपनी मस्ट वर्क विद इन अ ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स टू अकम्प्लिश कस्टमर वैल्यू। बिल्कुल सही बात है, अगर आप अपने एक ब्रॉडर जो आपने फ्रेमवर्क अपना बनाया हुआ है अगर आप उसके अंदर रहते हुए अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं तो फिर आपकी कस्टमर वैल्यू बन सकती है। ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड कंपीट देयर एंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क डोंट। स्टूडेंट अगर यहाँ पर डोंट ना होकर डू होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि जो इंडिविजुअल कंपनी होती है, जो ब्रांड होते हैं वो आपस में compete करते हैं, किस लिए, ताकि उनकी जो वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क है वो बन सके। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स डोंट compete देयर एंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क डू। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर वो अपने नाम को compete नहीं करते हैं बल्कि अपनी वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क को compete करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल जस्ट इसका रिवर्स है। तो जब हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो गया तो ऑप्शन 4 इज राइट। यहाँ पर क्या करते हैं, इंडिविजुअल कंपनी ब्रांड के साथ compete नहीं करती है। किस चीज़ के साथ compete करती है, उनकी वैल्यू डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कॉस्ट। ऑफर हायर कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू प्रोडक्ट और सर्विस टू क्लाइंट्स एंड लोअर द कॉस्ट। यहाँ पर क्या किया जाता है स्टूडेंट, जब भी कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस का बेनिफिट बढ़ता है और कॉस्ट कम होती है तब कस्टमर अपने आप कस्टमर वैल्यू अपने आप बन जाती है। एक बात बताइए, अगर किसी की कॉस्ट आपको पता है कि कम होती जा रही है और उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यानी कि उसका जो हायर कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्लाइंट की तरफ वो बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि आपकी वैल्यू तो इंक्रीज होगी ही ना।
सॉरी, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया है, ऑप्शन 2, 4 एंड 5, दैट इज डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स नीड टू बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो हमारी मार्केट है, ठीक है, अब हमारा ये प्रॉपर पूरा का पूरा मार्केट है, सभी पूरे मार्केट को तो आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं ना, आपको क्या करना होगा, अपने मार्केट को सेगमेंट करना होगा, अपने मार्केट को पार्ट्स में डिवाइड करना होगा कि आपको कौन से वाले पोर्शन को टारगेट करना है। तो ये सबसे पहला है आपका बाइंग बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, आपको ये देखना होगा कि आपके कस्टमर का बाइंग बिहेवियर कैसा है, यानी कि किस तरीके का वो सामान खरीदना चाहता है, वो किस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करता है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड है आपका साइकोग्राफिक, बिल्कुल सही बात है, उसकी साइकोग्राफिक यानी कि उसकी पसंद क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है उसके बिहाफ पे। नेक्स्ट आता है आपका जियोग्राफिक, जियोग्राफिक बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग हैं जो अपने एरिया के अकॉर्डिंग सामान खरीदना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं, भाई पैसा टाइम बचाना है मुझे तो यहीं से सामान खरीद लो, कुछ लोग क्या कहते हैं, मुझे तो अच्छी चीज़ चाहिए, सही रेट पर चाहिए, चलो चलते हैं दिल्ली सामान खरीदने के लिए। तो ये क्या है, जियोग्राफिक के बेसिस पे हो रहा है। नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, एज, इनकम, साइज, जेंडर, अलग अलग बेसिस पे अगर आप अपने मार्केट को डिफाइन सेगमेंट कर रहे हैं तो सभी बेसिस पर आपका जो मार्केट है वो सेगमेंट किया जा सकता है, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3, 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स आपका द स्ट्रेटेजीज ऑफ फ्लैंकिंग डिफेंस, प्रिमिटिव डिफेंस, मोबाइल डिफेंस, कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस एंड काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस इज यूज्ड बाय विच मार्केट प्लेयर। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे डिफेंसेस कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करें अगर फ्लैंकिंग डिफेंस की, तो फ्लैंकिंग डिफेंस में हमारी कंपनी क्या करती है, अपने वीक एरिया के प्रोडक्ट को फोकस करती है, यानी कि जहाँ पर उसका प्रोडक्ट जो है वो वीक हो रहा है उस मार्केट को वो ध्यान में रखती है। नेक्स्ट होता है प्रेम्प्टिव डिफेंस। प्रेम्प्टिव डिफेंस में क्या करती है, जो उनका कॉम्पिटिटर होता है उसके अटैक करने से पहले वो उस पर काउंटर बैक कर देती है, यानी कि उस पर पहले से ही वो एक्शन ले लेती है, ठीक है, तो ये प्रेम्प्टिव डिफेंस होता है। मोबाइल डिफेंस होता है स्टूडेंट जब वो चेक करते हैं कि जो हमारे न्यू प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को डे बाय डे वो क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि कोई और कॉम्पिटिटर उनके प्रोडक्ट को आउटडेटेड ना कर सके या फिर उनके प्रोडक्ट पे अटैक ना कर सके। इसलिए क्या करते हैं, हर एक कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिससे कि वो अपने इस डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस। कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस होता है स्टूडेंट्स आपका जब भी जो वीक एरिया, यानी कि कंपनी क्या करती है, अपने वीक एरिया को तो छोड़ देती है और स्ट्रॉन्ग एरिया पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस। काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस क्या होता है स्टूडेंट, जब आपका कॉम्पिटिटर आपको अटैक बैक करना शुरू कर देता है, जैसे आपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना शुरू कर दिया या फिर आपने अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया और वहीं पे आपकी कोई कॉम्पिटिटर आया जिसने आप पे काउंटर बैक कर दिया, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपने कोई एक कार लॉन्च की, नई कार लॉन्च करी, अभी बात कर रहे हैं, कोई भी एक नई कार लॉन्च की गई, पेट्रोल की कार लॉन्च कर दी है, डीजल की कार लॉन्च कर दी, वहीं पे आपके कॉम्पिटिटर ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च कर दी, तो क्या हुआ, उसने आपकी टेक्नोलॉजी पर क्या किया, आपके कॉम्पिटिटर ने एक्शन बैक कर दिया, यानी कि आपको अटैक बैक कर दिया। तो ये आपका किसके अंडर आ गया, काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस के अंडर आ गया। तो ये जब इन सब स्ट्रेटेजीज को हम स्टडी करते हैं तो वो किसके अंडर आता है, इट्स मार्केट लीडर, ठीक है, क्योंकि मार्केट लीडर एक वह कंपनी होती है जिसकी मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा होती है और वह अपनी पोजीशन बचाने के लिए कई सारी डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज को यूज़ करता है, ठीक है। मार्केट लीडर क्या कर रहा है, यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजीज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि हमारी आज पेपर 2 के डे 3 सेशन के लिए था। स्टूडेंट आई होप आपको हमारी ये जो हम अभी क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। आज हमारी पेपर 2 की डे 3 की क्लास हो चुकी है, यानी कि 3 दिन से हमारी UGC नेट JRF के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और हमारी ये जो 40 डेज फाउंडेशन मैराथन सीरीज़ है जो आपके ड्रीम तक आपको पहुंचाने के लिए हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, वो आपके ड्रीम्स तक पहुंचने में थोड़ी बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी और हमारा जो ये सपना है आपको आपके सपने तक पहुंचाने का, उसमें थोड़ा सा ये मददगार साबित हो रहा होगा और हमारी मेहनत आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारे साथ
पढ़ना अच्छा लग रहा है और आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ना, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अच्छे सुंदर से प्यारे से फीडबैक हमारे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स जो आपके साथ और पढ़ रहे हैं उनके साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।